हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ऐसा कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और उसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आईएसओ। आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें लेटर एस जो है आईएसओ का, वो लिखा पहले जाता है लेकिन बोला बाद में जाता है। सिमिलरली लेटर ओ जो है वो लिखा बाद में है लेकिन बोला पहले जाता है। ठीक है, तो आईएसओ इज एन एक्रोनिम फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये इटसेल्फ एक इदारा है जो कि दुनिया में बाकी जितने इदारे या कंपनीज हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छे तौर तरीके जो है वो बनाती है और उनको शाया भी करती है। ठीक है, और इनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो दुनिया भर में तमाम एक्सपर्ट्स भी उनको मानते हैं। ठीक है, और ये आप जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं इनको इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं और बताऊं तो ये होगा कि ये आपको एक काम करने का एक अच्छा, आसान और बेहतर तरीका बताते हैं। ठीक है, और वो तौर तरीका जो इनका बताया हुआ होता है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे या अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये इदारा कंपनीज को सर्टिफिकेट्स भी इशू करता है, और कंपनीज को सर्टिफिकेट्स तभी इशू करता है जब ये कंफर्म कर लेता है कि वो कंपनी जिसने अप्लाई किया इसके सर्टिफिकेट के लिए वो इन्हीं की बनाई हुई बेस्ट प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर कंफर्म हो जाता है तो सर्टिफिकेट इशू कर लिया जाता है, अगर तो कंफर्म नहीं होता तो फिर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता। और कंफर्मेशन के लिए इनका इंस्पेक्टर जो है वो ऑन साइट उस कंपनी जाकर तो वो इंस्पेक्ट करता है। ठीक हो गया। तो हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो ये सर्टिफिकेट हासिल कर ले, क्योंकि इसको हासिल करने के बाद उनकी मार्केट के अंदर वैल्यू यानी वर्थ बढ़ जाती है। कस्टमर्स भी जानते हैं कि अगर कोई कंपनी आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आईएसओ के आगे डिफरेंट कोड्स लिखे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर कोड जो है एक कैटेगरी या एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर 14,000 जो है वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, माहौलियाती स्टैंडर्ड्स को। आईएसओ 9000 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अगर कोई कंपनी आईएसओ 14000 सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करने से या यूज़ करने से माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक हो गया। अगर कोई कंपनी फॉर इंस्टेंस आईएसओ 14000 सर्टिफाइड है और वो गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी गाड़ी फ्यूल को यूज़ करते हुए कोई मुज़र सेहत गैसेस जो है वो इमिट नहीं कर रही माहौल में। ठीक है, अदरवाइज़ हमें ये पता है कि गाड़ियाँ जो फ्यूल यूज़ करते हुए गैसेस इमिट करती हैं उससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, लेकिन इसके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस की गई है और वो उसके बाद इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा रही। ठीक हो गया। आईएसओ 9000 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स का जिक्र करता है, और इसमें ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं अगर तो उसको कोई कंपनी फॉलो करे तो उसका मतलब ये है कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है जो कि एट द एंड कस्टमर को लाजमन पसंद आनी है। क्योंकि इन प्रैक्टिसेस में कस्टमर की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स का हमेशा से ख्याल रखा जाता है, और उसका ख्याल रखने का मतलब ये है कि आप वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कस्टमर को चाहिए, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो ये स्टैंडर्ड जो है ज़्यादातर कस्टमर पर फोकस करने की बात करता है, लीडरशिप स्किल्स पर बात करता है, कस्टमर इंगेजमेंट की बात करता है, प्रोसेसेस की बात करता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, मुसलसल बेहतरी लाने की बात करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर। ठीक है, कोई फ़ैसला अगर आप चाह रहे हैं करना तो वो हमेशा से डाटा या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किया जाए। ठीक है, तो एट द एंड इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, और वो हमेशा से कस्टमर को पसंद आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है सिक्स सिग्मा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अपने इस चैनल का जब आगाज़ किया था तो इसी टॉपिक के साथ किया था, और यही वजह है कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी सिक्स सिग्मा रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस के नाम हैं जो मैंने पिक किए हैं, जो कि आपको इस लेक्चर में भी हेल्प कर सकते हैं और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। और ये एक अच्छी सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आप आहिस्ता करके स्टेप वाइज जो है अपनी नॉलेज को इस टॉपिक पर बिल्ड कर रहे होंगे। आपको शायद पेस इन वीडियोस की थोड़ी स्लो लगे तो आप पेस बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इनिशियल डेज थे मेरे चैनल के तो मैंने पेस थोड़ी स्लो रखी हुई थी, लेकिन कंटेंट इज़ परफेक्टली करेक्ट एंड कंप्लीट। ठीक है, तो इनको रिव्यू करने के बाद अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हर कंपनी को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए 7 स्टेप्स जो है वो फॉलो होने चाहिए। तो स्टेप्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन द प्रॉब्लम एंड एस्टैब्लिश एन इम्प्रूवमेंट गोल। तो पहले आप मसले को बेहतर तरीके से डिफाइन करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप मसले को बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे तो आधा मसला तो आप वहीं पर हल कर पाते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपको मसला आ क्या रहा है, कब से आ रहा है, और उससे आपको नुकसान क्या हो रहा है, ये लिखा जाता है। और इम्प्रूवमेंट गोल ये होता है कि आप उस मसले के अंदर क्या बेहतरी चाहते हैं, कब तक ये बेहतरी कर लेंगे। ठीक है, और इस बेहतरी करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर मैं इन लेमन टर्म्स अगर या बल्कि एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी की कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, तो डिफाइन द प्रॉब्लम में आप लिखेंगे कि आपकी कंपनी की 3 माह के अंदर, पिछले 3 माह के अंदर कंप्लेंट्स बढ़कर 2000 हो गई हैं। ठीक है, तो कंप्लेंट का नंबर भी आ गया और वो कब से मसला आ रहा है ये भी आ गया। ठीक है, प्लस उसका नुकसान क्या हो रहा है, 2000 कंप्लेंट्स होने से आपकी सेल्स गिर गई हैं या कस्टमर्स छोड़ के चले गए हैं या रेवेन्यू कम हो गया, तो उसका नंबर भी लिख देते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली इसी कंप्लेंट्स के एग्जाम्पल के अगेंस्ट अगर आपने इंप्रूवमेंट गोल लिखना है तो आप ये लिखेंगे कि आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट 2000 से कम होकर 500 पर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो 2000 से आप 500 पर लाना चाह रही हैं, आपका इंप्रूवमेंट गोल है। कब तक करेंगे जी, अगले माह में या 2 माह के अंदर मैं करूँगा। और ये करने पर बेहतरी क्या आएगी, जो भी आपने सेल्स या रेवेन्यू के लॉस या कस्टमर्स के छोड़ के जाने के नंबर्स लिखे होंगे उनको आप बताएंगे कि उससे फिर ये बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मसला है, अब फ़र्ज़ करें अगर वो सेल्स, अगर मसला आपका ये है कि जी आपकी सेल्स कम हो गई हैं, तो उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी स्टेज के अंदर। लेकिन जो भी मसला आप डिफ़ाइन करेंगे उसके अगेंस्ट सेकंड स्टेप में आपने उसके अगेंस्ट डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, ताकि आप ये बता सकें कि मसला एग्जैक्टली आ कहाँ पे रहा है और क्या आ रहा है। ठीक है, कंप्लेंट्स अगर हैं तो आप देखेंगे कंप्लेंट्स के डाटा को एसेस करेंगे कि कंप्लेंट्स किस टाइप की बढ़ गई हैं, कहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस सर्विस की आ रही हैं। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए। सेल्स की अगर मसला आ रहा है, रेवेन्यू का मसला आ रहा है, ठीक है, कुछ भी मसला आ रहा है, डाटा लाजमन कलेक्ट करना है उसके अगेंस्ट के जिन दिनों में वो मसला आ रहा है, ताकि आप एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा पाएँ कि मसला आ क्या रहा है। तो डाटा कलेक्शन सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड ये कि वो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया उसको एनालाइज करना है, ताकि मसला आपको आ क्या रहा है वो उस डाटा के ज़रिए आप पता लगा पाएंगे जब डाटा आप रिव्यू करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा होगा कि जब आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया और उस मसले को एनालाइज भी कर लिया, तो अब आपका नेक्स्ट काम है कि आप उसके अगेंस्ट हल ढूंढें। ठीक है, तो 3 4 जो है उसके अगेंस्ट हल जो है वो एसेस किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। तो अगर आपने 3 4 हल ढूंढ लिए तो फिर आप उसमें से एक बेहतर जो हल है इस मसले का वो तलाश करके उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी हल आपने एक सेलेक्ट किया है उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि वो मसला आपका हल हो। और मसला हल करने के बाद आपकी ओवरऑल मसले का हल तो चले निकल आया उस टाइम पे, लेकिन ये कि आप चाहते हैं कि आप मॉनिटर भी करें उसको, ताकि वो जो आपने जो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है वो सस्टेन भी रहे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उस मसले को उस टाइम के लिए तो हल कर पाते हैं, लेकिन वो महीने या 2 महीने बाद दोबारा रीअकर कर लेता है। तो मॉनिटरिंग आप कुछ अरसे के लिए उसकी करते हैं ताकि ये एश्योर किया जा सके कि वो जो हल आपने उसके लिए ढूंढा है वो सस्टेन भी कर रहा है, वो मेंटेन भी रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेसिक स्टेप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो कोई भी काम करने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं, और ये एक्शंस और ये स्टेप्स जो है एक सर्टन सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हो तो आपका वो काम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सर्टन एक्शंस या स्टेप्स ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर ले रहे होंगे और उससे कुछ रिजल्ट निकल रहा होगा तो उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हर काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस आप कह सकते हैं कि हो सकता है। जिस तरह एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कि आप हर महीने या हर हफ्ते कोई ना कोई पैकेज लगाते होंगे, कॉल्स का, डाटा का या एसएमएस का। ठीक है, तो पैकेज लगाने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करते होंगे, कोई तरीका फॉलो करते होंगे जो कि सर्टन एक्शंस या स्टेप्स पर मबनी होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस पैकेज लगाने के लिए क्या प्रोसेस होगा आपका, कि पहले आप रिचार्ज करते होंगे अपने मोबाइल अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद अपने मोबाइल के अगेंस्ट कोई कोड डायल करते होंगे। कोड डायल करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती होंगी, कॉल, एसएमएस और डाटा के ऑफर्स की। उसके बाद आप अपना पसंदीदा बंडल जो है वो सिलेक्ट करते होंगे। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाता होगा कि जी पैकेज एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये आपने 5 स्टेप्स के थ्रू एक सर्टन पैकेज जो है वो एक्टिवेट कर लिया। तो ये प्रोसेस कहलाता है। अब एक टाइम गुजरने के बाद हर प्रोसेस में बेहतरी की गुंजाइश होती है और कंपनी हर प्रोसेस को चाहती है कि वो टाइम के साथ फिर इम्प्रूव करे। इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है कि आपने इसका एक स्टेप
कम कर दिया या एक स्टेप बेहतर कर दिया। और बेहतरी का मकसद ये है कि या तो आप कस्टमर के लिए आसानी पैदा कर सकें कि वो स्टेप जो कि जिससे पहले टाइम ज़्यादा ज़ाया होता था वो अब कम टाइम में होता हो या होता ही ना हो, और वो टाइम ही उसका बिल्कुल ही बच जाए। ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि या तो आपके पास कंपनी जो है आपको डायरेक्ट कोड दे दे कि जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही थी कॉल और एसएमएस डाटा की, वहाँ पर डायरेक्ट ही वो कोड आपने डायल किया और बंडल एक्टिवेट हो गया। तो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकती है। या आप एक सिंगल क्लिक के थ्रू ऐप के ज़रिए जो है बंडल अगर एक्टिवेट कर लें, तो बजाय से कि इतने स्टेप्स फॉलो करें, आप 2 स्टेप में रिचार्ज किया और एक मोबाइल ऐप में जाके क्लिक किया तो बंडल एक्टिवेट हो गया। तो स्टेप्स आपने कितने कम कर लिए, तो ये आपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी में भी जो काम हो रहे हैं वो प्रोसेस के तहत हो रहे हैं, और हर प्रोसेस को इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है। ठीक है। तो यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है और बताया जा रहा है। अच्छा, जो प्रोसेस होता है हमारे पास ज़्यादातर जो है वो इन राइटिंग होता है। ठीक है। इसी तरह से अंग्रेज़ी के अंदर लिखा होता है, या एक पेज का होता है या ज़्यादा पेजेस का भी हो सकता है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कहीं पे जाकर लिखा हुआ है कि जी आप बताएं कि जी सिम को तब्दील करने का प्रोसेस क्या होगा, तो शायद वो अंग्रेज़ी में लिखा हो 2-3 पेजेस का कि उसके लिए आपको ये मालूमात चाहिए होंगी, उसके बाद आपको जाना होगा, सर्विस सेंटर जाना होगा, वहाँ पर ये मालूमात देनी होंगी, बायोमेट्रिक करना होगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है उसका। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो कहा गया वो ये कहा गया है कि आपने अगर प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो पहले तो आप उसकी मैपिंग करें। मैपिंग क्या होती है कि ये जो आपकी अंग्रेज़ी यहाँ पे लिखी हुई थी एक 2 पेजेस की या 3 पेजेस की, उसको आप पिक्टोरियल व्यू में ले आएँ। ठीक है। एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम होती है, उसके अंदर आप लें ताकि बजाय से कि लोग पेजेस पढ़ रहे हों, वो एक नज़र से देखें उस पिक्चर को, उनको पता लग जाए कि इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है। तो प्रोसेस मैपिंग कुछ इस तरीके से दिखती है कि उसमें आपको पता लग रहा है कि अब ये प्रोसेस किस चीज़ का है, कि एक कस्टमर आके कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है किसी कंपनी के पास, और वो ऑर्डर जो है कंपनी बना के उसको डिलीवर भी कर रही है। तो बजाय से कि ये 2-3 पेजेस में लिखा होता है और उसको फिर आप पढ़ते डिटेल में, तो इससे आपको पता भी लग रहा है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, किस सीक्वेंस के अंदर कर रहा है और किस स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। तो पहले लिखा गया है कि जी आप पहले तो प्रोसेस की मैपिंग कर लें अगर आप उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैपिंग से आपको उसकी विजिबिलिटी बेहतर तरीके से नज़र आती है। फिर एनालाइज करें, इसको देखें कि आपको क्या लग रहा है कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। अब हर स्टेप को करने के जो है कोई तरीका होगा, फिर उस पर कोई टाइम लग रहा होगा। ठीक है। इस स्टेप के अगेंस्ट भी कोई टाइम होगा। ठीक है। सिमिलरली इस स्टेप के अगेंस्ट भी कोई टाइम होगा, तो ये आप एनालाइज करें कि कौन कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है। और क्या आपको ये एक इसमें अगर शायद कोई एक स्टेप हो जो आप कह रहे हैं कि हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार ये रिडंडेंट स्टेप है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है। तो अगला स्टेप हमारे पास रीडिज़ाइनिंग का है कि वो स्टेप जो आप समझते हैं कि आप उससे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट वही आएगा बल्कि बेहतर हो जाएगा, तो आप उस स्टेप को या तो हटा दें, या अगर एग्जिस्टिंग कोई स्टेप है तो उसको बेहतर कर लें, उसके टाइम को बेहतर कर लेंगे, उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। फॉर इंस्टेंस आप एक जगह पे जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे चेक चाहिए, और वो कहते हैं जी चेक आपका हफ्ते के अंदर हम आपको बना के दे देंगे, तो उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो आप अगर उसके टाइम को कम करके 2 दिन पे ले आते हैं 7 से, तो इसका मतलब ये भी आपने प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया। ठीक है। तो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का तौर तरीका होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है बेंचमार्किंग प्रोसेस। इसमें हम ये करते हैं कि अपने किसी ऐसे प्रोसेस जो कि क्रिटिकल हो या वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और उसके बाद किसी ऐसी कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं जो कि उसी प्रोसेस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही हो। ठीक है। तो उस प्रोसेस के साथ उसका कंपैरिजन, बेंचमार्किंग बेसिकली होता है कंपैरिजन। आप अपने प्रोसेस को या किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, यहाँ पे प्रोसेस है तो प्रोसेस की बात की जा रही है, लेकिन बेंचमार्किंग का वर्ड जब भी आएगा तो आप कंपैरिजन कर रहे होंगे किसी और कंपनी की उसी प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस के साथ, और उसकी अच्छी प्रैक्टिसेस को आप चाहेंगे कि आप खुद अपनाएं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस है, तो आपने अपने उस प्रोसेस को सेलेक्ट किया जिसको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपने फिर उसके अगेंस्ट एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो कि उसी प्रोसेस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है। आपने उस कंपनी से रब्ता करना है। अब रब्ते के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप डायरेक्ट कर पाएँ, अक्सर औकात आपके दोस्त यार वहाँ पर होते हैं या कोई फ्रेंड फैमिली होती है, या आप इनडायरेक्ट रब्ता करके उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं कि वो इस प्रोसेस को किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये मालूमात हासिल करने के बाद आप वो प्रोसेस एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसमें वो बेहतरी ले आते हैं जो कि आपके प्रोसेस के अंदर नहीं होती, क्योंकि आपको उनके प्रोसेस को रिव्यू करने के बाद पता लग जाता है कि वो इस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात अगर ये मालूमात आप उनसे डायरेक्ट ना भी लें तो आपको खुद से एज अ मिस्ट्री शॉपर जाके पता लग सकती हैं कि आप उधर खुद जाके विजिट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट खुद से हासिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो रिवर्स री इंजीनियरिंग भी हो जाती है। ठीक है। तो ये था बेंचमार्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7 बेसिक टूल्स। तो ये वो टूल्स हैं जो कि अक्सर औकात यूज़ होती हैं कंपनीज़ के अंदर जब आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी असेसमेंट करनी हो, या फिर उसको इम्प्रूव करना हो, किसी प्रोसेस की असेसमेंट करनी हो, या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना हो। तो फर्स्ट वन इज़ चेक शीट, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अंदर फ़र्ज़ करें आपके पास एक फैक्ट्री के अगेंस्ट आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो बॉटल्स बन रही हैं पानी की, उसमें 3 टाइप्स की बॉटल्स बन रही हैं, 500 ml की, 300 ml की और 1000 ml की। तो उसमें किस तरह के मसले आ रहे हैं और वो कितने क्वांटिटी के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वो मसले जो टाइप्स के आ सकते हैं वो सारे आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हो गया कि स्क्रैच तो नहीं है बॉटल पे, ढक्कन तो लूज़ नहीं है, लेबल आपकी कंपनी का लोगो जो है वो सही लगा हुआ है उस पर, पानी कम तो नहीं है, लीक तो नहीं हो रहा पानी, ठीक है। तो आप एक एक बॉटल के एरिया में जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक कमरा है जिसमें 300 ml की सारी बॉटल्स पड़ी हैं, आप एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। अगर आपको 300 ml के बॉटल के अगेंस्ट 2 स्क्रैच मिले तो आप 2 लाइंस लगा लेते हैं, मतलब हर स्क्रैच के अगेंस्ट 1 लाइन, ठीक है। आपको एक मिली, 1 लाइन लगा ली। फिर आपको कहीं 50वें बॉटल पर एक और स्क्रैच मिला तो आप दूसरी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 3 मसले होंगे तो 3 लाइन लगेंगी, 4 होंगे तो 4, लेकिन 5 होंगी तो 5 मसलों को जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4, पाँचवा यहाँ पे यूँ नहीं करेंगे, पाँचवा यूँ होगा, तो ये 5 को जाहिर करता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 300 ml के अगेंस्ट टोटल मसले कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। 11 को किस तरह से, दो ये हैं, दो 4 हो गए, ये 5 मिला के 9 हो गए, ये 10 और ये 11। तो आपको एग्जैक्टली पता लग रहा है कि किस मसले के अगेंस्ट टोटल कितना आपके पास काउंट आ रहा है और फिर ओवरऑल काउंट कितना बना। तो आपके पास टोटल तमाम मॉडल्स के अगेंस्ट 36 जो है वो डिफेक्ट्स निकले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि चेक शीट किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसेस अक्सर इन राइटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, पेजेस की फॉर्म में 2 या 3 पेजेस डॉक्यूमेंट होता है अक्सर प्रोसेस का। तो उसको अगर आप इस फॉर्म में लिख लें प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू, तो आपको जो व्यूअर्स होते हैं या देखने वाले होते हैं उनको बेहतर तरीके से वो जल्दी समझ आ जाती है उसकी, और उसके अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो भी आप जल्दी से असेस कर पाते हैं। तो आपका स्टार्ट और एंड जो है वो इस तरह के जो ओवल शेप्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो आपके रेक्टेंगुलर शेप्स हैं ये आपके प्रोसेस स्टेप्स यानी एक्शंस जो लिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कहीं पे अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है यस नो का, तो उसके अगेंस्ट जो है वो ये डायमंड बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम्स। तो ये आप कह लें कि एक टाइप ऑफ ग्राफ है, जो आप डाटा आप यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट आप ये ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ जो है आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बताता है। फ़र्ज़ करें आप ये देखना चाह रहे हैं कि 9.05 से 9.07 के इंस्टेंसेस कितने थे, ठीक है। तो वो 4 थे। 11 इंस्टेंसेस किस नंबर्स के अगेंस्ट आ रहे हैं, 9.11 से 9.13 के दरमियान जो रिजल्ट्स फॉल कर रहे हैं वो 11 इंस्टेंसेस हैं। तो ये आपको एक इंस्टेंसेस ओवरऑल बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है उनकी, ठीक है। जो ज़्यादा होंगे वो बीच में दिख रहे होंगे, उसके बाद उससे कम वाले होंगे, उसके बाद उससे कम वाले होंगे। तो ये कुछ बेल शेप में बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परेटो चार्ट। तो इसमें ये होता है कि अगेन वही बार ग्राफ्स ही है ये, लेकिन उसमें और हिस्टोग्राम, इसमें फ़र्क ये है कि हिस्टोग्राम यूं करके था, ठीक है। और इसमें ये होता है कि ये यूं करके होता है कि जो हाईएस्ट अक्रेंस या इंस्टेंसेस या फ्रीक्वेंसी वाले जो इश्यूज होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम वाले, फिर उसके बाद उससे कम वाले। इस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल है कि आपके होटल के अंदर किस टाइप के शिकायत ज़्यादा आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा शिकायत ये है कि जी आपकी जो रूम सर्विस है, आपके वेटर्स के एंड से कह लें, उसमें हर बार डिले होता है। आप कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो टाइम पर नहीं मिलती। दूसरा टाइप का सबसे बड़ा मसला ये है कि जी आप जब चेक इन करने के लिए जाते हैं होटल में तो आपको रूम बड़ी जल्दी नहीं मिलता, हमेशा से लेट दिया जाता है। तो इस तरह के मसलों का आपको डायरेक्ट पता लग रहा है। तो आपको ये पता लग रहा है कि मैंने पहले किन 2 मसलों पे फोकस करना है, इन 2 पे कर लिया तो मेरे ज़्यादातर मसले तो वैसे ही हल हो जाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्कैटर डायग्राम। इसमें ये होता है कि 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है वो प्लॉट किया जाता है और ये डॉट जो है उस रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा होता है। जिस तरह यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक तरफ नंबर्स हैं जो कि आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 53 नंबर आ जाते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। आप अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 99 नंबर आते हैं। तो ये तो एक सम रूल है कि अगर आप कम पढ़ते हैं तो फिर जो है कम नंबर आते हैं, ज़्यादा देर पढ़ते हैं तो ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह यहाँ पर यही ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आपने 2 आवर्स पढ़ा तो ये आवर्स के अगेंस्ट ये डॉट लगा और 53 नंबर थे आपके जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखें ये डॉट जो है ये इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम भी जो है आपको एक पिक्चर डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है। इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। ये एक फ़िश की शक्ल की होती है। आपको जो मसला आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट उस मसले का नाम यहाँ पर
लिखा जाता है, और वो उस मसले की जो वजूहात क्या हो सकती हैं, वो कॉजेज़ या रीज़न्स जो हैं वो यहाँ पर इन बोन्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, कि प्रोसेस में मसला आ रहा है, सिस्टम में मसला आ रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग में मसला आ रहा है, वो जितने मसाइल टाइप हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, उनको कुछ नंबर्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको पता लग रहा होता है मसले का। फिर लास्ट हमारे पास है SPC, इसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, जब आप एक प्रोसेस में बेहतरी ले आते हैं तो आप चाहते हैं कि वो रिजल्ट जो हैं वो सस्टेन भी करें, वो बरकरार भी रहें। तो ये ग्राफ बनता है जिसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स जो हैं, कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अगर आप देख लें तो वो ये हो सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास लिमिट्स हैं। आपने एक थ्रेशोल्ड ये डिफ़ाइन किया और एक ये डिफ़ाइन किया। अब आपके पास प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है जहाँ पर वो उस लिमिट्स जो आपने डिफ़ाइन किया उससे निकल रहा होगा बाहर, तो वहाँ पर फिर आप एक्शन ले रहे होंगे उसके अगेंस्ट, ताकि वो बेहतर किया जा सके। तो इस तरीके से SPC चार्ट काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Next and last topic of this lecture is PDCA cycle. So PDCA is an acronym for Plan, Do, Check, Act, which is also known as PDSA, जिसका मतलब है Plan, Do, Study, Act. इसको डेमिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एडवर्ड डेमिंग जो कि अमेरिकन इंजीनियर थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इस मेथोडोलॉजी के अंदर। इसके अलावा इसको शेवार्ट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वॉल्टर ए शेवार्ट जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मेथोडोलॉजी के अंदर। और इसमें होता ये है कि 4 फेजेस हैं: प्लान, डू, चेक, एक्ट। और ये फेजेस मुसलसल चलते रहते हैं जब तक कि आपका वो प्रोसेस, सिस्टम कह लें, सर्विस कह लें या प्रोडक्ट कह लें, उसके अंदर जो मसला आ रहा है वो फिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये चलते रहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि प्लान फेज़ में आप अपने उस मसले को, जो कि आपके किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, सिस्टम के अंदर आ रहा है, उसको, उस मसले को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि मसला आ क्या रहा है। तो प्लान फेज में आपको मसले का पता लग गया। उस मसले के अगेंस्ट अब आपने कोई ना कोई सॉल्यूशंस या हल ढूंढने हैं। ठीक है, तो आप इस डू फेज में फिर आप उन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या होंगे, और उनको आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर एक मसला यहाँ पर आया आपको, उसके अगेंस्ट आपने 4 सॉल्यूशंस ढूंढे कि 4 हल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो उन 4 हल को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके अगेंस्ट फिर आप स्टडी करते हैं चेक फेज में कि किस हल के अगेंस्ट, जो सोल्यूशन हमने ढूंढा उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिजल्ट्स स्टडी किए। रिजल्ट स्टडी करने के बाद आपको ये पता लग गया है कि इस सोल्यूशन के रिजल्ट बेहतर हैं, तो फिर एक्ट फेज़ में ये जो सबसे बेहतर सोल्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्ट फेज़ में आपका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, और ये मुसलसल चलता रहता है। फिर देखा जाता है मसला तो नहीं आ रहा, मसला आ रहा है, फिर सोल्यूशंस देखे गए, उनको टेस्ट किया गया, फिर उनको स्टडी किया गया उनके रिजल्ट को, और फिर उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये था जी ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। उम्मीद आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।